random variable and its probability distributions। अब हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, राइट। ये दो टॉपिक हैं जो कवर होने आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। बल्कि ये बेसियन स्पैम फिल्टर वाला टॉपिक जो है ना, ये एक अलग से पूरा लेक्चर ले रहा है। तो ये अभी इसको मैं ना आपको रिकॉर्डिंग की फिर शक्ल में शेयर करूँगा आपको। तो आज हम डायरेक्ट जो है वो रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बेसियन स्पैम फिल्टर जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक भी है, लिहाजा इसको ज़रा डिटेल से समझने के लिए लास्ट टाइम तो मैंने वो वाइट बोर्ड का यूज़ किया था। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम रहे हैं। प्रॉब्लम ये आया कि उसमें फिर वो एक लंबी वीडियो बन गई और फिर वो अपलोड नहीं हो रही थी। उसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर वो यूट्यूब पे उसको अपलोड करके जो है वो आज आपको वो शेयर हुई। तो एक बड़ा लेंथी सा प्रोसेस बन गया था वो ना। अभी इसी तरह मैं बेजियन स्पैम फिल्टर जो है ये खैर अब इसको भी मैं रिकॉर्ड की शक्ल में आपसे ये शेयर करूँगा लेक्चर। तो इसकी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपसे बेजियन स्पैम फिल्टर से कोई क्वेश्चन पूछूंगा या क्विज टाइप को इस तरह से हम इसको बना लेंगे ताकि हर बच्चा जो है उसको देख सके। तो वी डायरेक्टली वी जंप ऑन टू रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो अब देखिए रैंडम वेरिएबल जो है, जैसे हमने कहा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में फ़र्क होता है ना, इसी तरह वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में भी फ़र्क होता है, वही फ़र्क है। ठीक है, वहाँ हमने कहा था कि ऐसी एक्टिविटी जो अंडर सिमिलर कंडीशन परफॉर्म की जाती है, तो अगर वो सेम अपना डिफरेंट सॉरी प्रोड्यूस करती है रिजल्ट, तो वो एक्टिविटी जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाती है। और अगर वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो फिर हमने उसको कहा था कि वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो वेरिएबल जो है, आप मैथमेटिक्स में देखते हैं वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है एक्स वाई जी। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल एक्चुअली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी आउटकम, जो अपनी वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेता है, राइट। ये अपनी वैल्यू क्या लेता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से वो लेता है। तो ऐसा वेरिएबल जो अपनी आउटकम्स या अपनी वैल्यू जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेगा, वो रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और जो भी रैंडम वेरिएबल होता है, लाजमन बात है कि फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। तो ये वर्ड आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। इससे पहले हमने क्या किया हुआ है, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की हुई है फॉर स्पेसिफिक इवेंट के लिए। ठीक है, कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किए और डाइस थ्रो की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब एक स्पेसिफिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं। A probability distribution actually the complete picture of this experiment। जो आपका इवेंट, जिस इवेंट में इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने दो डाई थ्रो किए हैं, तो उसमें कहूँगी सम आने की प्रोबेबिलिटी। अब सम बहुत सारे, मिनिमम सम जो है वन आ सकता है और मैक्सिमम सम जो, सॉरी मिनिमम वन जो है वो टू आ सकता है, वन वन दोनों डाई पे। और मैक्सिमम सम जो है वो 12 आ सकता है, राइट। तो टू से सिक्स तक एक रेंज बन रही है ना, तो टू से सिक्स तक ऑल पॉसिबल सम्स जो हैं, ऑल पॉसिबल सम्स अगर हम उसको ले लें और देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो वो जो दो कॉलम बनेंगे उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब वो कंप्लीट पिक्चर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमें एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम करनी, बल्कि उसकी, उस रैंडम वेरिएबल की एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑन पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यू, हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो जो सिनेरियो होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कहने के ज़िम्मे में आएगा। अब क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा दूं कि जैसे ये आपके पास है रैंडम वेरिएबल्स, लेकिन सच ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose values is determined by the outcome, sorry, or random सर आप experiment is डॉक्यूमेंट called शेयर a random करें। variable, right? हम्म। अच्छा, अगर कोई मैं बात करना चाहे, मेरे ख्याल मैसेज करें क्योंकि रिकॉर्डिंग का कोई इशू चल रहा है। ठीक है।
ओके बेटा। तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल की आ गई है आपके पास कि वो ये वाला सच ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उस जी जी। वैध ये कोई आपका बेटा नेटवर्क इशू होगा। स्क्रीन विजिबल है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। चलें आगे, गुड हो गया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा बेटा, रैंडम वेरिएबल जो है यहाँ से हमने इसको पढ़ना शुरू किया, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली द रैंडम वेरिएबल। हमने कहा कोई भी वेरिएबल जब अपनी वैल्यू क्या कहाँ से लेता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेता है, तो उसे हम कहते हैं वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आपने रैंडम वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। ओके ओके ओके। असल में ये ओके, थैंक यू थैंक यू। जी नोट शेयर हो जाएंगे, तो ये वो असल में ये कह लें कि रेडली अवेलेबल मुझे और कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसी से करवा दूँ। अदरवाइज जो है मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको ना लेक्चर रिकॉर्ड करके दूँ, ताकि वो एक क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट जो है वो बरकरार है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसी में ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता है। अदरवाइज ये देख के किताबें खोल के आप खुद बड़ा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, मैं इसको इतना यूज़फुल नहीं समझता उसमें। अच्छा अच्छा बेटा देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। आगे वही, अगर रैंडम वेरिएबल्स था तो हमने पहले भी वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है ना, उसकी टाइप्स पढ़ी हुई थी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होता है, ठीक है, वही कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ये बड़ा आपको अच्छी तरह क्लियर है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है तो numerical variables, any variable where the data represent amount or values that are measured or counted, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। इसी तरह ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगर वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता था कि कोई भी वेरिएबल जो फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, काउंटेबल, इनफाइनाइट वैल्यू है तो इस फॉर्म में हो जाएगा। तो काउंटेबल काउंटिंग प्रोसेस है, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता था, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन एक काउंटिंग प्रोसेस से आ रही है, इंटीजर्स में आ रही है, तो उसे हम कहते थे ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। और अगर मेजरिंग प्रोसेस से आ रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते थे ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू इन इंटरवल्स, ठीक है। वेरी एंड बी माइनस इनटू टू प्लस इनटू टू रिस्पेक्टिवली, हाइट हो गया, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल जो है उसकी ये एग्जांपल्स सेट की हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आएगा टॉस थ्री कॉइन्स, जैसे ये हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पहले, इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि आप टॉस थ्री कॉइन्स करते थे और उसके बाद डायरेक्ट किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करते थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की हमने ना। अब यहाँ पे वो कब बात कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड, यानी कि हेड की आने की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताएं, ठीक है। अब उसमें वो देखिए कैसे होएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास यही थ्री कॉइन जब आपने टॉस किए, तो उसकी एक सैंपल स्पेस बन गई, राइट। सैंपल स्पेस बनने के बाद अब आपने देखा कि चांस और नंबर ऑफ हेड्स क्या आएंगे ना। अब थ्री कॉइन्स है, तो या तो ये सकता है कोई भी जीरो हेड आए, किसी पे भी हेड ना आए, या एक हेड आ सकता है, या टू हेड आ सकता है, या थ्री हेड आ सकता है। तो हमने ऐसी तमाम पॉसिबिलिटीज विद नो हेड, विद वन हेड, टू हेड एंड थ्री हेड, उसके इवेंट्स निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी, ये काम बड़ा अच्छी तरह से हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो हेड, वन हेड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसी तरह ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया, ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल इसमें क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। उसमें अगर आप काउंट करें तो पहले में कितने हेड्स हैं, तीन है। तो वैसे भी अगर काउंट करके भी बना लें वो भी ठीक है, टू है, फिर टू है, फिर वन है, फिर टू है, वन है, टू है, जीरो है। तो उसकी रेंज आपके जीरो वन टू थ्री के राउंड जा रही है ना। तो इसी का आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की और आगे इसके टेबलर फॉर्म सेट कर दी। ये जो टेबल है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बनाते थे, याद है ना तो फ्रीक्वेंसी जो थी, फिर उसके कॉलम के साथ मेन वेरिएबल के कॉलम साथ टैली आता था, फ्रीक्वेंसी आता था, ये तीन कॉलम कहलाते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना, यहाँ तक।
अब यहाँ तक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनी है ना। आगे एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम जब बनाते थे ना, वो कैसे बनता था याद है? कि वो जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती थी उसको अब हम फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से डिवाइड कर देते। तो ये कॉलम जाके वो बना देता था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो चार कॉलम है, मतलब ये एक पहला कॉलम और देन फिर ये फोर्थ कॉलम जो है, बस ये बाकी दो तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे ना। तो फाइनली ये कॉलम आ गया आपके पास, फोर्थ कॉलम जो है। और नंबर ऑफ हेड्स, ये जो दो कॉलम है ये कहलाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है फंक्शन को, जी ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। तो एच ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे इसकी नोटेशन जो है आ सकती है। नंबर ऑफ हेड्स अब देखिए 0 1 बाई, अब ये कंप्लीट पिक्चर हो गई। हाँ नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ये आपको लेकिन उन्हें अवैध का क्वेश्चन है कि क्या टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। आपको अगर डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ से पीछे तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ऐसे ही। अब आपको पता है जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, वन की प्रॉपर्टी, टू की, थ्री की। अब यहाँ हम लिखते हैं 0 1 2 3, उसके साथ प्रॉपर्टी डायरेक्ट ये लिख देते जो आपने पीछे कैलकुलेट की होंगी। ठीक है। तो उस सूरत में तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आ गया, राइट। अब तो ये आपको हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो है, तीन थ्री कॉइन पे आपने जब थ्री कॉइन टॉस किए तो उस पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कंप्लीट पिक्चर आपने बता दी है। ये नो हेड आए, वन हेड आए, टू हेड आए एंड थ्री हेड आए, सिमिलरली इस तरह। तो ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का ये तरीका था। आगे देखिए एक और एग्जांपल सेट की हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द टू डॉट्स व्हेन द फेयर डाई इज थ्रोन। ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे पहले आपने गौर करना है कि ये पूछा क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी गई है। इस चीज की, सम ऑफ टू डॉट्स, सम ऑफ टू डॉट्स व्हेन फेयर डाइज इज थ्रोन। अब आप जब फेयर डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस ये बनती है, राइट। तो सैंपल स्पेस ये बनती है 1 1 1 2 अप टू 6 6। अब सम ऑफ टू डॉट्स इन दोनों को प्लस करते जाए, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, अप टू सो ऑन। आपने इन 36 एंट्रीज की पॉसिबिलिटीज का सम्स कर लिया। वो 12 2 से लेके 12 तक उसका सम्स बना। अब आपने क्या करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है। कि टू कितनी टाइम आया, थ्री कितनी टाइम आया, फोर कितनी टाइम आया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप या तो ये तरीका इस्तेमाल कर लें या फिर आप ये टेबल इस्तेमाल कर लें। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं कि आप हर एक के इवेंट की अलग अलग से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें या आप कर लें इसका टेबल बना लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद टैली किया, एफ किया, एफ ऑफ एक्स किया। ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसी चूंकि 36 थी, इसलिए उस फ्रीक्वेंसी को उसने 1/36, 1/2 और 36 हर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। तो यह क्या था, डायरेक्ट जिस तरह ये किया हुआ कि सम टू आने का चांस क्या है, कौन कौन से आउटकम है जो सम टू बना रहे हैं, वो एक ही आउटकम है 1 1। कौन कौन से आउटकम है जो सम थ्री बना रहे हैं, एक 1 2 है, एक 2 1 है। 2/36 दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। ऐसे आउटकम जो सम फोर बना रहे हैं, 1 3 2 2 एंड 3 4। ठीक है। तो ये पार्ट आपने इसी तरह से, या आप डायरेक्ट इसी को, ये प्रोबेबिलिटी जो है एक ही कॉलम बनाते हैं एक्स का, और देन फिर ये वाला, तो ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो इसको जानने के बाद आप ये पता कर सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू एग्जाम सम फोर अकर, सम फोर अकर 3/36, सम फाइव अकर 4/36, एटलीस्ट सिक्स अकर, सम सिक्स अकर एटलीस्ट। अब सिक्स के अलावा आगे जाना है, एट मोस्ट सम थ्री अकर। ठीक है, थ्री और टू वाला, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना। तो ये एक फायदा होता है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, कि आप इसमें से हर तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली द काइंड। अब सपोज एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस। ठीक है। अब उसने कहा कि एक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये उसकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -1 0 एंड 1। ठीक है। 3C 3C एंड 6C।
डिटरमिनेंट सी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है, क्या हर फंक्शन जो है, क्या हर एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा? ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। मैं एक फंक्शन देता हूँ, मैं कहूँगा कि क्या बताएं कि ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट्स से मैं लिखता हूँ, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/4, और वेयर x वेरीज फ्रॉम इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन, कैन आई से दिस फंक्शन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? ठीक है, अब या कोई और फंक्शन दे दो, ठीक, f(x) इज इक्वल टू x/3, सिमिलर रेंज, सिमिलर रेंज, 0, 1 and 2। ठीक है, तो दिस इज अ सेकंड फंक्शन y, ये दोनों में डिफरेंशिएट है। अब ये क्या फंक्शन जो है f(x) और f(y) क्या दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं? तो अब ये याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन जिसको हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट केस, ओके, ये डिस्क्रीट हो रहा है ना, तो फंक्शन, एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसमें ये अगर दो कंडीशंस पूरी करता है, यानी कि कोई भी फंक्शन जो है वो दो कंडीशन पूरी करता है। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कि वो उसकी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट, हर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और आप एक्स की वैल्यू पुट करें तो उनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद है कि आप सम कर रहे हैं उस तमाम फंक्शन की वैल्यूज का, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज का, और उसका सम जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये दो कंडीशंस अगर मीट करती हैं किसी भी फंक्शन में, तो वो फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फिल नहीं कर रही तो उसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं कह सकते। अब यही दो बातें जो है अगर हम चेक करें अपने, जी जी, जी बट इट, टू इंश्योर इट, इफ इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जी इसको इंश्योर कराने के लिए हम ये वही बात है, मेरे ख्याल स्टार्ट हो चुकी है, मैंने आपका मैसेज लेट देखा। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास जो है, ये एक बात उसने कहा, सपोज एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाजमी बात है ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा ना। एक तो है कि इसका इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव आएंगी, और दूसरा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। डिटरमिन दिस सी, अब अगर सी की वैल्यू इसमें क्या होगी, सिंस द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सी? तो फॉर सी इज इक्वल 1/12, गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई? ठीक है, ये आप नई बात आ गई कि अगर आपको पास x की डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अगर आपको पास x की डिस्ट्रीब्यूशन पता है, x पे कोई ऑपरेशन करके एक नया वेरिएबल आपने बना लिया y, तो व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द y, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द y। ठीक है, तो y की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सही, तो याद रखिएगा कि आप यही मैनिपुलेशन जो है 2x+1 आप उस रैंडम वेरिएबल में कर देंगे ना। ये देखिए, अब इसमें क्या किया, y इज इक्वल टू x+1, x की वैल्यू पुट कर दी, पहले हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू क्या आएगी, -1, माइनस, ठीक है, 1, -2 + 1 ऐड किया तो -1 हो जाए। x की वैल्यू 0 प्लग करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू लेगी 3। ठीक है, अब ये वैल्यू आने से अब प्रोबेबिलिटी f(y) क्या होगी, प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम, उनमें कोई चेंज नहीं आता। 3/12 थी, ये भी 3/12 मिलेगी, 3/12 3/12 मिली, 6/12 6/12 मिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक बात आपको पता चली, रैंडम वेरिएबल की चेंज जो है उस वो चेंज रैंडम वेरिएबल की वैल्यू में चेंज डालती है,
लेकिन प्रोबेबिलिटीज में चेंज नहीं आता। तो देयरफॉर द न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाई इज दिस टेबुलर फॉर्म। y is equal to -1 1 3 and f of y is equal to 3/12 3/12 and 6/12, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखें। डिटरमन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x वेयर x इज नंबर ऑफ एसेस। चूंकि ये इन हैंड ऑफ ब्रिज, ये क्वेश्चन जो है ये ताश से रेलिवेंट है, और ताश का जिक्र हमने उस तरह से नहीं किया हुआ, ताकि चूंकि बच्चे, मुझे लग रहा था कि उसमें थोड़े से फेमिलियर नहीं है, ज्यादातर फेमिलियर नहीं होते, तो इसलिए फिर इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। A sample of 4 ball is selected from the bag without placement। वही ना लॉट वाला क्वेश्चन जो है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स। एक्स एक्स किसको डिफाइन कर रहा है? बी द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स। किस में इंटरेस्टेड है? रेड बॉल में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, राइट। तो ये यहां से आपको पता चला कि ये रैंडम वेरिएबल के टॉपिक है। कोई इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से हमने पहले भी किए हुए हैं ना। तो वो चिप्स वाला जी, इतनी गुड थे, इतने बैड थे, और इतने एट रैंडम चूज किए विदाउट प्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। वो बिल्कुल उसी तरह, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक की प्रोबेबिलिटी पूछता था ना। टू जो है वो गुड आ जाए, वन जो है वो बैड आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने कहा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स। अगर वो रेड बॉल है, ठीक है, देन व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, बिल्कुल ठीक। तो देखिए वही तरीका वही है। तो आप देखिए ना, आपके पास 4 रेड है, 6 ब्लैक बॉल्स, और कितने एट रैंडम? 4 एट रैंडम चूज करनी है। एक बैग है जिसमें 10 बॉल्स हैं, 4 रेड और 6 ब्लैक, राइट। इसको आपने चूज किया विदाउट प्लेसमेंट, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल वे? हाउ मेनी? 10C 10C 4 10C 4, ठीक है, ये आ गया आपके पास 10C 4। ओके। अब किस में इंटरेस्ट है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल 4C फिलहाल मैं यहाँ पे उसे लिखना चाहिए, 4C x, ठीक। और ये क्या आ जाएगा? 6C 4 - x, राइट। ये कुछ इस तरह से फंक्शन डेवलप हो रहा है। अब क्या है, आपको पता है कि अगर उसने एट रैंडम जो है सैंपल कितना चूज करना है, 4 बॉल्स सिलेक्ट करनी है एट रैंडम, यानी कि उस बैग में से 4 बॉल उठानी है उसे। उन 4 बॉल्स में से कितनी रेड हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी हो सकता है कोई भी रेड ना है, यस। ये हो सकता है कि एक रेड आ जाए, यस। ये भी हो सकता है 2 रेड आ जाए। ये हो सकता है 3 रेड आ जाए, और इसका 4 रेड आ जाए, राइट। विद दैट पॉसिबिलिटी, अगर हम कहते हैं कि कोई भी रेड ना आए, तो फिर वो क्या बनेंगे? एफ ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो रेड बॉल। रेड में से जीरो आएगी, इसका मतलब बाकी सारी की सारी कहाँ से आ जाएंगी? ब्लैक बॉल्स। 10C 4 ऐसी तरह, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। और इसी तरह जहां जहां जीरो है वहां वहां वन प्लग कर रहे हैं तो वन आ जाए। फिर जहाँ अगर यहाँ वन आएगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो फिर आपने टोटल 4 ही रखनी है, राइट। 80/210 और 0.3809 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और अगेंस्ट x2 के लिए प्रोबेबिलिटी जो है, जब आप 2 चूज करेंगे तो फिर रिमेनिंग 2 जो है वो आपको ब्लैक से चूज करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। सिमिलरली आपने 4 तक कैलकुलेट की। इन टैबुलर फॉर्म इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी वो ये बनी। नंबर ऑफ द रेड बॉल्स x 0 1 2 3 4 एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x दिस वन, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने पूछी हुई थी, ये आपको इसलिए हुई। इसी तरह का क्वेश्चन ये है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस थोड़ी सी एप्लीकेशन चेंज है कि लार्ज स्टोर प्लेसेस its last 15 clock radios in a clearance sale unknown to anyone, 5 of radios are defective। वही ना, लॉट आ गया, उसमें इतने आइटम्स हैं, इतने डिफेक्टिव हैं, इतने गुड हो जाएंगे। फिर कस्टमर लेटर 3 different, if a customer tests 3 different clock radios selected at random, what is the probability distribution of the x number of defective radios? अब आपने देखना है किस में इंटरेस्टेड है।
नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोज इन दी सैम्पल स्पेस, उसने कितने उठाए हैं, 3 डिफरेंट रेडियो सेलेक्ट किए हैं एट रैंडम, ठीक है। और डिफेक्टिव कितने हैं, 5, गुड कितने हो जाएंगे, 10। ठीक हो गया। अब उसी हिसाब से अगर आप उसने उसने 3 उठाए हैं तो उनमें से कितने डिफेक्टिव आ सकते हैं, हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 3 डिफेक्टिव आ जाए, राइट। तो उसी तरह उसने हर एक वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू एक्स की हर पॉसिबल वैल्यू पे उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, सिमिलर वे में जिस तरह हमने पिछली लॉट में किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल आइटम में से एट रैंडम 3 पिक करनी है, टोटल 15 है, तो फॉर मैनी पॉसिबल वे 15C3, ठीक है। और किस में इंटरेस्टेड है, डिफेक्टिव में। और मैं कितने डिफेक्टिव है, 5, तो 5 में से पहले पॉसिबिलिटी है कोई भी ना आए, तो इसका मतलब है बाकी उसने जो 3 उठाए हैं वो गुड में से आ जाएंगे, 10C3, तो जीरो पॉसिबिलिटी। तो ये आपके पास उसकी प्रॉबिलिटी आ गई, 1 पे निकाली, 2 पे निकाली, और फिर फाइनली उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रॉबिलिटी ये आपने निकाली, ठीक है। इसी तरह फिर वही वाल, फाइंड द प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, ये वाला, determine the value c so that each of the following function, ये फंक्शन दिया हुआ है, can serve as a probability distribution of the discrete random variable of x। क्या probability है, कि या सॉरी, for what value of the c we can see this function should be the probability distribution function। अब हमें पता है कि probability distribution function जो है, ये फंक्शन पहला दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और एक्स की रेंज है 0 1 2 3। अब इस रेंज में ये वाला जो फंक्शन है, क्या मैं कह सकता हूँ ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं। उसने कहा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, लेकिन व्हाट वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बिल्कुल उसी तरह। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल इसी तरह एक्स की वैल्यू हम प्लग करेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही, 4C आई, 5C आई, 8C आई, सबको सम कर लेंगे। हमें पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, तो वही हमने ऐड किया, जो उसको 1 के इक्वल रखा, और सी की वैल्यू आ गई 1/30। और 1/30 को जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि पहली कंडीशन जो है वो मीट कर रही है, बिल्कुल मीट कर रही है, 1/30 पुट करने से एक्स की हर वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव ही रहता है, तो फंक्शन पॉजिटिव भी है और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 भी है, लिहाजा दिस फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। अनदर फंक्शन c इंटू 2CX मल्टीप्लाई बाई 3C, यानी कि कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स, और एक्स टू 0 1 2 अप टू सो, ये कोमा डॉट डॉट गलत लिखा हुआ है, 0 1 2 तक ही रेंज है इसकी, ओके। C2CX, 3C3 माइनस एक्स, और एक्स टू 0 1 2, यहाँ उसने सही की। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, वही उसी तरह हमने एक्स की वैल्यू प्लग की, और जो फंक्शन की वैल्यू आ गई उनमें सी कंटेन था, और बाद में हमें पता है कि सम ऑफ दिस फंक्शन जो है वो शुड बी इक्वल टू 1, और सी जो है वो 1/10 आ गया आपके पास। तो 1/10 जब आप यहाँ प्लग करेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें, पूरी कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस, किन कंडीशंस के तहत हमने इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जरा आसान, आसान से बना दे के जरा, और थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है इसको, अच्छा दूसरा फर्क है ना, उसको हमने कहा प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसको, डिस्क्रीट को। इसको हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उसका मतलब है कि ये इसके अंदर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, राइट। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडीएफ, ठीक है। उसको भी पीडीएफ ही बोलते हैं, जो लास्ट में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन वो पीडीएफ स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वो पीडीएफ है। तो कंटिन्यूस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स में आल्सो बी डिफाइंड एज ए कंटिन्यूस इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज बिलोंग टू, अब ये कह दिया वो सी डी एफ दिया हुआ है, ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। और ये जैसे कोई भी फंक्शन मैंने कहा कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी, अब
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के लिए किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब कहेंगे? जब ये दो कंडीशंस मीट करेंगी। वो दो कंडीशन क्या है? वही है, एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो शुड बी पॉजिटिव। सेकंड, चूंकि वो तो डिस्क्रीट आपने सम कर लिया, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट ओवर द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अगर एक्स की रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आप उस फंक्शन को ओवर द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल बनाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, तो वो शुड बी इक्वल टू वन। अगर ये दो कंडीशन मीट कर जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो गिवन फंक्शन है, सॉरी, वो प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में दिया हुआ है, इन लाइफ ऑफ द बैटरी फॉलो दी। अब लाइफ ऑफ द बैटरी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, फॉलो द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है ना, 1 नंबर। और वैसे भी उसकी जो रेंज है वो इंटरवल में दी हुई है ना, एक्स जो डिस्क्रीट था उसकी रेंज जो है वो आपको इंटीजर फॉर्म में दी हुई थी, गैप में 0 1 2 जंप के साथ। अब इसको एक इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है, गिवन फंक्शन ऑफ पीडीएफ। नहीं तो पीडीएफ लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या ये वाकई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में है? ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये इसको चेक किया, 1/4 इंटीग्रेट किया, इसकी रेंज क्या है? 0 to इन्फिनिटी। तो 0 to इन्फिनिटी के विद रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया, फंक्शन की वैल्यू प्लग की। अब इंटीग्रेशन तो आती है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 0 to इन्फिनिटी माइनस EX/4। अब क्या होता है, EX की पावर पे जो भी आपके पास है आ, उसका डेरिवेटिव उसके साथ डिवाइड हो जाता है ना, 1/4 आएगा। 1/4 जो है आपके पास पावर में जो भी है वो आपके पास इंटीग्रेट हो गया। और ये इंटरवल में, सॉरी, ये उसकी लिमिट हमने उसके साथ कर ली 0 to इन्फिनिटी। तो ये फोर के साथ कैंसिल हो गया, 0 to इन्फिनिटी आ गया आपके पास यहाँ पे। इसको अगर आप प्लग करते हैं, माइनस एक्स की जगह एक दफ़ा लिमिट अप्लाई करेंगे, -इन्फिनिटी/4 -इन्फिनिटी हो जाएगा। और जीरो प्लग करेंगे तो -E0, ये माइनस ई वाला आपके पास आ गया। इंटीग्रेशन E-इन्फिनिटी को नीचे लेके जाएंगे, 1/E माइनस E/इन्फिनिटी हो जाएगा। और E/1/इन्फिनिटी वो जीरो हो जाता है, 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और E की पावर जीरो है, ये वन